हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला लेक्चर है। रिलेशंस एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में जिसके बारे में आप सबको पता है, तो उसके रिगार्डिंग है। और बेसिकली मुझे जो पर्सनल फीलिंग है उसमें क्या है कि रिलेशन फंक्शन ये एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के, और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं। ये एक डेमो लेक्चर है, तो इसमें बेसिकली कोशिश ये है कि जो सबसे मुश्किल टॉपिक है उसके बारे में बात करें, ताकि अगर उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। और बेसिकली इस लेक्चर का पर्पज़ है कि एनडीए इस टाइप के पेपर्स जो रहते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया आपका, तो उन पेपर्स के अंदर इसका इंटेंशन किसी भी तरीके से आईआईटी या जेईई के टाइप के क्वेश्चन सोल्व शायद ना हो पाएंगे इससे, मगर फिर भी बेसिकली हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलने की कोशिश करेंगे इससे कि हम एक लिमिटेड स्कोप के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं ऑब्जेक्टिव उसमें। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो हमारा रहता है, जो कि हम +1 +2 में जब भी देते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चंस के बारे में एरिया भी छोटा होता है, मतलब थोड़े से लिमिटेड से टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो उसमें आपका एरिया बढ़ जाता है। और दूसरी तरीका ये है कि उसमें अप्रोच, जो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, उसमें हम लोगों के पास कई स्ट्रेटजी रहती हैं। जैसे हम लोग हो सकता है कि ऑप्शंस का यूज़ करके हम क्वेश्चन को आंसर कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि इन 4 में से एक क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो या फिर दूसरा तरीका कि हमें सही क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, हम बाकी गलत के बारे में पता हो, हमें 3 ऑप्शन अगर हमें गलत पता है तो हम एक चांस ले सकते हैं कि हाँ ये 4th ही ठीक होगा। तो इस तरीके से बात हो सकती है। और भी कई तरीके की हेल्प है जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें नहीं हम लोग यूज़ कर सकते। हम लोग कुछ ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही हो, ऐसा नहीं हो कि वो हर जगह आप उसको अप्लाई कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं तो उससे क्या है कि आपके पास एक अगर आप क्रिएटिविटी के साथ सोचेंगे उसको कि किस तरीके से इसको मैं आंसर में लगाऊं, तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां आप डायरेक्टली उसको ईजिली सोल्व कर पाओगे। प्लस दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस जो है किसी भी पेपर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो बहुत सी चीज़ों के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपसे स्पीड भी मांगी जाती है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कम से कम ये चीज़ बता सकते हैं क्योंकि आपने जैसे पहले 10 क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और बेसिकली इस पूरे लेक्चर का थीम ये है कि पहले कॉन्सेप्ट प्लस साथ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो अभी अवेलेबल हैं, 10-15 के करीब क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश करेंगे जो कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें, कुछ ऐसी की पॉइंट्स के बारे में करेंगे जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन से पहले ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, इन तकरीबन सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी तरीके की चीज़ें इसमें आएंगी, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बार बार उसी को यूज़ करते रहेंगे ताकि क्लैरिटी आती रहे। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये एक्स एक्सिस को नोट कर रही है, ये वाई एक्सिस को नोट कर रही है। और आप तक 10वीं 11वीं 12वीं आप सब कर चुके हो, तो आपको पता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 0 1 2 3 -1 -2, इस तरफ अगर हम पॉजिटिव कन्वेंशनली लेते हैं 1 2 3 -1 -2, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर पॉइंट प्लॉट करना है, मान लीजिए मुझे प्लॉट करना है 2 1, तो मुझे पता है कि 2 डिनोट किसको कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और 1 किसको डिनोट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये लिखने का तरीका है। इसी लिखने के तरीके में जहाँ मुझे पता है कि पहला जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट किसका दे रहा है मेरे को, एक्स एक्सिस का, जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे को वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दे रहा है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट का मतलब मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपको ये पता है कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, सेट ए को। सेट ए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने लिखा ए
बी और एक पॉइंट ले लिया मैंने, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो मुझे पता है इसके बारे में, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में फिक्स है। अब इसके अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है कि x बिलोंग्स टू b हो जाए और y बिलोंग्स टू a हो जाए, तब क्या बात सेम रहेगी? नहीं। ये पॉइंट 2 1 तो ये है, अगर मैं 1 2 ले लूँ, अगर मैं 1 2 लूँ तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 किसको नोट कर रहा है, x, और 2, तो मेरे पास पॉइंट ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली बात ये आ गई कि हमें ये एक फिक्स पता होता है, ऑर्डर्ड पेयर दिखा हुआ है, एक पहला एलिमेंट अगर सेट 2 से 2 आपके पास एलिमेंट हैं, एक सेट ए से आएगा, दूसरा बी से आएगा, तो हमें पता है कि जो हमने शुरुआत में इनिशियली सोच लिया कि भाई ये वाला एलिमेंट ए से आएगा, तो ये हमेशा ए से ही आएगा। अगर ये कोऑर्डिनेट हमें लिखना है तो हमें पता है कि ये पहला कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने के लिए कन्वेंशनली पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास वाई एक्सिस का होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया ऑर्डर्ड पेयर वाला। ऑर्डर्ड पेयर जो है, मान लीजिए इसी एग्जांपल से वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे के पूरे प्लेन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। हर पॉइंट को अगर मैं एक एलिमेंट मान लूँ और उन सारे के सारे पॉइंट्स का एक सेट बनाऊं, तो मैं किसको कहूँगा, उसको क्या कहूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में क्या है, ये एक सेट A इंटू बी, ये प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है A इंटू बी, A क्रॉस B। इसमें क्या है कि मेरे पास जो एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर, A क्रॉस B के अंदर, वो कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट होगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। पहली बात, ठीक है। सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ये आपको पता है कि सेट में अगर हम लोग ठीक है, तो इसको लिखने का मतलब क्या था, अगर मान लीजिए ए आपका डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस को और बी वाई एक्सिस के पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो डोमेन बनेगा उसमें क्या होगा, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट जो इस प्लेन में आते हैं उनको रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में आपके पास ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है। सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब सबके सब अलग अलग। अगर एक ही पॉइंट को आपने 2 बार लिया है तो आपको पता है कि सेट के नोशन में जब हम सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 सेम पॉइंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक सेट है a, b, ये इक्वल है किसके, a, b के। आपके पास अगर 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट को 2 बार लिखा है तो आप उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको एक बार ही लिखना होता है यूनिकली। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। तो इस एक ऑर्डर्ड पेयर था जिसमें आपको पता था, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को, ऑर्डर्ड पेयर है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का जो सेट बन जाएगा जिसमें सारे के सारे पॉइंट हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर क्या नाम है, एक डेफिनेशन या एक प्रॉपर्टी से फॉलो करते हैं, उन सब के एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, ठीक है। इसके अंदर हर एलिमेंट आएगा जो भी ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ उसको थोड़ी देर तक देखते रहिए, आपको जैसे जैसे ये आगे चलेगा शायद होपफुली आपकी ये कन्फ्यूजन्स भी जो छोटी मोटी होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब आता है अपने पास जो अपना टॉपिक था, रिलेशन। रिलेशन से पहले एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, उसको लिख लेता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में चलिए थोड़ी सी एक बेटर रहेगा कि अगर यहीं पर बात बन जाए तो। मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं,
कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि हमेशा इस प्लेन के को ही रिप्रेजेंट करे, कोई भी हो सकता है। आपके पास दो सेट होने चाहिए, 1 2 3 2 1 ऐसा मान लेते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। हमें लिखना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ए क्रॉस बी, एक एलिमेंट आ गया ए से, एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट बी से ले लिया, फिर हमने एक एलिमेंट ए से लिया वही ले लिया और इससे ले लिया 2, फिर हमने ले लिया 1, 1। ये हमारे पास 1 के साथ जुड़े हुए जितने एलिमेंट आ गए। अब 2 के साथ भी ऐसे ही करते हैं, पहला एलिमेंट ए का लिया, दूसरा एलिमेंट इसका लिया, तो इस तरीके से आपने, तो ये आपका जो स्पेस बन गया, ये पूरा पूरा सेट बन गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बन गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में आपने क्या किया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ का एक एलिमेंट लिया, उसको दूसरे के साथ अटैच कर दिया, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके, हर एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए हमने पूरे पूरे एलिमेंट का सेट बना के रख लिया। अब एक क्वेश्चन छोटा सा कई बार आ जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने। तो ये एलिमेंट होंगे, अगर मान लीजिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए, दोनों सेम रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, बी क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें। ये कितने होंगे, अगर मान लीजिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है n और इसके अंदर है m, ये n को कंफ्यूज मत करना, कैपिटल लिख देता हूँ n और ये m, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, nm। इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर 2 थे, यहाँ 3 थे, 1 3 1 2 1 1 2 3 6 आपके पास एलिमेंट होंगे 2 × 3। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटे सा फॉर्मूला ये n × m का याद रखिएगा। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते हैं, हमें पहली बार क्या होता है कि नए नए वर्ड होते हैं, तो नए नए वर्ड्स में क्या है कि बेसिकली हमें लगता है कि ये कौन सी दुनिया आ गई है, लेकिन जैसे जैसे काम करते रहते हैं उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, अब दोबारा जब 1-2 बार हो जाएगा, कर लेंगे इस चीज़ को, तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं बचती है। अब हमारे पास तीसरा आ गया टॉपिक, वो है अब हमारा रिलेशन, जो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन। अब आपके पास एक पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पूरा पूरा सेट है। अच्छा, इसमें चलो कंफ्यूज नहीं करते, 2 एलिमेंट पे ही बात करें। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं। अब रिलेशन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, प्रॉपर्टी बोल लीजिए, एक कंडीशन बोल लीजिए। एक कंडीशन क्या, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास सेट है A1 B1 A2 B2 A3 B3, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए, लेकिन फिर भी अभी के लिए कॉन्सेप्ट शुरू करने के लिए आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है A1 B1 है, A2 B2 है, A3 B3, इस तरीके के आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में। अब हमारे पास क्या आता है कि हम एक कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन को जो जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा हम उसका एक नया सेट बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए उस कंडीशन को फॉर एग्जांपल ये सेट करता है A2 B2 और A5 B5, ये मान लीजिए आपका ये 2 एलिमेंट है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, ये सेट ए जो बिलोंग करते हैं वो सेट किससे बिलोंग करते हैं, वो एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, ए से, A1 A2 अप टू AN, ये करते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से समझ में आएगी बात आपको। इसमें क्या करना है, आपके पास A एक सेट है जिससे एलिमेंट है A1 A2 अप टू AN, और B आपके पास एक सेट है B1 B2 अप टू BN, मान लेते हैं ये सेट है।
उस सेट के साथ आपने क्या किया, ए क्रॉस बी लिया और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया, सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बना दिया। मतलब इसमें क्या होगा, हर पॉसिबिलिटी A1 का इसके साथ, A1 का इसके साथ, A1 का Bn तक सबके साथ सारे एलिमेंट आपने इसमें से लिख लिए हैं, ठीक है। तो जब सारे के सारे सेट इसके अंदर सारे एलिमेंट ही आ गए हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट को क्या कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन लगाई, ये तो हो गया A क्रॉस B। अब एक कंडीशन, इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, A रिलेटेड है B से, ठीक है। A रिलेटेड है B से किस लिए, किस तरीके से, जो ये रिलेशन आप डिफाइन करेंगे, जो कंडीशन आप डिफाइन करेंगे उससे ये रिलेटेड है। A किससे रिलेटेड है, B से। जो भी आप कंडीशन इसमें रखोगे कि भाई मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, इस तरीके का अगर फॉलो कर रहा होगा तो मैं कहूँगा कि ये एलिमेंट इससे रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बात यहाँ तक शायद समझ में आई होगी, ठीक है। देखते हैं, अगर इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइव सा। आपके पास एक सेट है 1 2 और एक सेट आपके पास 1 3 4 5 6, ठीक है। ये सेट A को डिनोट कर रहा है, ये सेट B को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा हो गए, इसको ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन है, मैंने डिफाइन किया A रिलेटेड टू B, किस तरीके से, उस में क्या लगाया, A X इज ए फैक्टर ऑफ Y वेयर X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि सेट्स के केस में आपको यही लाइनें ऐसी मिलती रहेंगी। A B से रिलेटेड है, किस तरीके से, X जो है वो फैक्टर है Y का, वेयर क्या है, आपको क्या करना है इसमें, आपने एक एलिमेंट उठाया A का, उस एलिमेंट को आपको देखना है कि क्या वो उसका फैक्टर है दूसरी तरफ। अगर वो उसका फैक्टर है तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो उनकी एक रिलेशन है। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 1 जो है 1 का फैक्टर है, एक एलिमेंट आ गया आपके पास इस रिलेशन का, इस रिलेशन के सेट का एक एलिमेंट आ गया आपके पास। अब 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, ये भी आपके पास एक एलिमेंट आ गया। 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, ये भी आपके पास एक एलिमेंट है। 2 1 को डिवाइड नहीं करता तो ये एलिमेंट नहीं रहेगा, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करता तो ये एलिमेंट नहीं रहेगा। चौथा एलिमेंट इस रिलेशन का क्या आ गया, 2। तो आप इस रिलेशन के सेट जब बनाएंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई और भी कंडीशन लगा सकते हो। एक कंडीशन और लगा के देख लेते हैं। एंड x इज even भी x। अब हमें पता है कि 1 ओड है, तो ये तीनों एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2,4। तो इस तरीके की अनगिनत कंडीशन हो सकती हैं, किसी भी सेट पे हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर दिमाग लगाएंगे या सोचेंगे इस बारे में, तो रिलेशन बेसिकली हमें क्या निकल के आएगा, एक प्रॉपर्टी, एक कंडीशन है जिसकी तहत जिसको फॉलो करते हुए हम लोग एलिमेंट्स को, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो फैक्टर आए थे, ये जो एलिमेंट आए थे, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, उसके अंदर ये एलिमेंट भी है, वो जो 3 मिटा दिए वो एलिमेंट भी थे, और जो बच गए, जो इन कंडीशन की वजह से इसमें आ नहीं पाए थे, वो सारे के सारे एलिमेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट अवेलेबल है जो A क्रॉस B के साथ हो सकता है। A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट हो सकता है वो सारे के सारे एलिमेंट हैं। और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इस पर्टिकुलर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेट का सबसेट होता है, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो इस से कम ही होंगे या हो सकता है इसके इक्वल हो। तो मतलब जब भी ऐसे बात आएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का जो सेट बनेगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होंगे, ठीक है। एक बात, इसको बोलने की वजह क्या है,
ठीक है। इसको बोलने की वजह एक छोटा सा फार्मूला है जो हमें कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट दिया गया है और आपसे पूछे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट आपको दे दिया और आपसे पूछे कि इसके अंदर कितनी रिलेशन हो सकती हैं, तो मैंने कहा कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का। ठीक है, अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है तो हमने एक पावर सेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर सेट क्या होता है, उन सब सेटों का सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट इंक्लूड हों किसी भी पर्टिकुलर सेट के। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, वैसे मैं सेट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि सेट मैं इस पे सबसे पहले सेट एक टॉपिक बचा हुआ है, अगर कोई दिक्कत भी है तो उस फार्मूले के अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड है, पावर सेट का फार्मूला आता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, 2 कितने पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इसके अंदर फार्मूला क्या होता है 2 जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हो। मान लीजिए उसके अंदर जो आपको सेट मिला है उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उसकी, मान लीजिए उसके अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2n एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हमने पहले थोड़ी सी देर पहले क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर, तो हमने अभी वो किया था m × n। ये अगर थोड़ा सा ध्यान में अगर आपको हो तो m × n है तो इस n की जगह क्या लेगा mn, तो आपके पास इस पर्टिकुलर केस की क्या आएगी m × n। ये आपसे कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो इतने रिलेशन बन सकते हैं 2mn। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस फार्मूले को। वैसे पावर सेट करवाना चाहिए तो उसको पहले, अभी तो फिर टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा तो सेट के अंदर वो एक सेपरेट लेक्चर ठीक है उसके अंदर एक, लेकिन हाल फिलहाल ये फार्मूले भर के लिए था। तो रिलेशन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, 2 सेट आपको दिए मिलेंगे, उन 2 सेटों के अंदर कोई कंडीशन मिलेगी, उसमें क्या करना है, आपको एक सेट दिया होगा इस तरफ कोई भी एक एलिमेंट का इस तरफ से। ठीक है, आपको इस तरफ का एलिमेंट को इस तरफ के एलिमेंट से जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए जोड़ना है। अगर आपने ऐसे जोड़ दिया इसको, तो ये जो आपके पास रिलेशन का सेट बनेगा A रिलेटेड टू B, इसको क्या बनेगा, आपको यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ B2 है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा A1 B1 इसके और A2 B2, आपके पास एक ऐसा सेट आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहोगे, ये रिलेटेड है, इसमें ये एलिमेंट कौन से है इस रिलेशन के अंदर, ये एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, तो आई होप कि ये रिलेशन का जो मोटा सा फंडा है ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एक की तरफ हो। जैसे मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, हर एक पॉइंट इसका एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोई भी पॉइंट उठा लो इसका, वो सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में मतलब क्या है कि ऑर्डर पता आपको इसका, उसमें आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हर पॉइंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये बात समझ में आ गई। सारे के सारे पॉइंट्स का सेट अगर बना लो तो वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूं, आप ऐसे पॉइंट उठाइए जिसमें A = B हो और A किससे बिलोंग कर रहा हो, एक्स कोऑर्डिनेट से, और B किससे बिलोंग कर रहा हो, वाई कोऑर्डिनेट से। तो आपके पास कौन से पॉइंट आएंगे, ये रिलेशन आपने बताया, रिलेशन है ये कि A किसके बराबर होना चाहिए, मान लीजिए सेट X है, X क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट है, X इज रिलेटेड टू Y सच दैट आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है आपके पास, A = B है, A = B। तो अब आपको पता है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर पॉइंट आएगा 1 1 2 2, अगर सिर्फ इंटीजर की बात करूँ तो 3 3, अनगिनत पॉइंट है इसके अंदर। इस तरीके से ये जो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे ये क्या होंगे, ये किसका सबसेट होंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एलिमेंट वो भी हैं कौन से, 1 2
1 3, ये भी एलिमेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलेशन में कौन से एलिमेंट है, तो ये कौन से हैं, 1 1 2 2 3 3। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, इसके कुछ पॉइंट हमने उठाए, किस कंडीशन के तहत उठाए, यहाँ पर हमने लगाई थी a = b लगाया था, इसके अलावा कोई और कंडीशन होती a = 2 भी लगा देते, a = 2 भी एक नई कंडीशन लगा ली मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या था 1 2 2 4 3 6, सिर्फ ये पॉइंट ले लेते, ये तब भी क्या रहते, सबसेट रहते किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का। तो ये आई होप कि मेरे ख्याल से समझ में आ गई। बाकी अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा वर्कआउट अगर आप करेंगे तो होपफुली आपको ये समझ में कोई खास ऐसी बात नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल्स करते रहेंगे तो होपफुली ये आ जाएगा, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आ चुकी होगी आपको समझ में। तो ये बात कर ली रिलेशन की। अब रिलेशन में कुछ एक खास टाइप की रिलेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी, पहले करते हैं वॉइड रिलेशन की बात। वॉइड रिलेशन की बात क्या करते हैं कि आपने एक सेट लिया A, इसको रिलेट किया B से, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी रखी कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं आएगा, उस कंडीशन को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने A, B, मान लीजिए हम इसी की बात कर लेते हैं, A, B ले लिया हमने, और A बिलोंग्स टू X है, B बिलोंग्स टू Y है, और आप कंडीशन लगाएं, क्या कंडीशन लगाएं जो कि इम्पॉसिबल हो, A बिलोंग्स टू X, B बिलोंग्स टू Y, क्या कंडीशन लगाएं इसके अंदर, जो कि वॉइड, ऐसी को कंडीशन लगा दें जिससे कि ये वॉइड बन जाए। तो ये लगा लेते हैं, सच दैट A + B = C, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कंडीशन आपने क्या लगाई कि A + B को मैं जब भी जमा करूं, एक पॉइंट मैंने A लिया कहाँ से, X सेट से, मतलब X कोऑर्डिनेट से, B पॉइंट लिया Y कोऑर्डिनेट से, और जब भी इन दोनों को जमा करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों रियल नंबर है। दो रियल नंबर जब जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को मैंने लगा दिया यहाँ पर। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि इस सेट X का एलिमेंट B से रिलेटेड है, किस तरीके से कि जब दोनों को जमा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जबकि पॉसिबल नहीं है ये यहाँ पर। तो ऐसी रिलेशन जिसके बदले में कोई भी एलिमेंट ना आ पाए, जिसको कोई एलिमेंट भी सेटिस्फाई ना कर पाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी रिलेशन को वॉइड, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसी रिलेशन क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन। ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया आपका, उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, X रिलेटेड टू B, X रिलेटेड टू Y, X रिलेटेड टू Y सच दैट A, B, A बिलोंग्स टू X, B बिलोंग्स टू Y, और A + B = रियल। अब आपने क्या कंडीशन लगाई कि A + B को जमा करूँ तो रियल आना चाहिए, A बिलोंग करता है X से, B बिलोंग करता है Y से। अब इस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि जो भी मैं कोई भी दो नंबर उठा लूँ इस पूरे प्लेन से, हमेशा मेरे पास क्या रहेगा, जो भी नंबर आएगा, जो भी उसका सम आएगा, वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिलेशन बन के आएगा उसके अंदर सारे एलिमेंट आएंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के अंदर हैं, तो ये इक्वल सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है उसने सारे के सारे इस पर्टिकुलर एरिया के सारे पॉइंट ही ले लिए हैं, और तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा कि कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। तो इसलिए क्या कह सकता हूँ कि ये रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगी। आप इसके अलावा इसके अंदर ये कर सकते हैं, A क्रॉस, मतलब प्रोडक्ट ले लें, वो भी रियल आना चाहिए, तब भी आप सारे पॉइंट लगें। तो बहुत सारी ऐसी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं जो यूनिवर्सल होंगी नेचर में। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, दूसरी यूनिवर्सल।
एक आपके पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है? आइडेंटिटी रिलेशन वो होती है कि आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि सारे के सारे वो एलिमेंट देंगे जो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आएंगे? 1 1 2 2 3 3 x रिलेटेड टू y, उसके अंदर ये है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो आपको कमेंट में लिखना है कि इस रिलेशन को आप किस तरीके से शब्दों में लिखेंगे। ये तो आपने लिख दिया एलिमेंट की फॉर्म में, अगर शब्दों में लिखना पड़े तो इस रिलेशन के अंदर क्या बोलेंगे? ऐसी रिलेशन जहाँ पर दोनों एलिमेंट और कोई सा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इस रिलेशन के सेट के अंदर 1 3 ये अलाउड नहीं है, 1 4 या कोई भी और एलिमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के एलिमेंट हो, दोनों एलिमेंट बराबर हो तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक रिलेशन और आता है, वो है हमारे पास इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा कि अगर आपके पास a, b एक एलिमेंट है, ये रिलेशन r है, तो r इनवर्स क्या होगा? इस रिलेशन का इनवर्स क्या होगा? b, a। उसके अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? b, a। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिलेशन है, उसके अंदर एलिमेंट आपके पास 1 3 1 1 और 1 4। तो आपका जो r इनवर्स होगा उसके अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? 3 1 1 1, ये क्योंकि वापसी पलट के भी सेम ही आएगा, और 4 1। तो ये आपका क्या होगा? ये रिलेशन जो है ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। किसका? r का। तो इस तरीके से ये कुछ एक टाइप थी रिलेशन की। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर ही आएंगे। तो उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग कि उसमें क्या होगा। ठीक है। उसके लिए हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? रिफ्लेक्सिव। और मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ाया जाएगा इसको कि आपको इतना ईजी लगेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। इस सेट का हर एलिमेंट, आपको दूसरा सेट भी दिया हुआ है, वो कितना? 1 2 3। मान लीजिए आपको एक ऐसा सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये सेट भी ए है क्योंकि ये भी सेम ही एलिमेंट है, तो इस सेट को भी मैं ए मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है खुद का खुद से। उसमें क्या होगा? इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ठीक है, खुद से रिलेटेड। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? रिफ्लेक्सिव जब भी रिलेशन हो तो उसके अंदर एलिमेंट कौन सा आएगा? 1 1 2 2 3 3। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको हटा दूं बीच में से और तब पूछूं कि भैया 3 3 था यहाँ पर, तो ये वाले नहीं एलिमेंट एक दूसरे रिलेटेड है, बाकी सारे दोनों रिलेटेड है, तब भी क्या ये रिफ्लेक्सिव रहेगा? नहीं, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। आपको हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएट करना है, मतलब एक पेयर बनाना है जितने भी एलिमेंट इसके अंदर दिए हुए हैं। और ये रिलेशन किसके थ्रू होता है? इसको लिखने का तरीका देखिए। अभी तक हमने दो अलग अलग सेट के बारे में बात की थी। इसको हम लोग लिखते हैं ए रिलेटेड टू ए, एक सेट का खुद के साथ रिलेशन। अब थोड़ा सा फिर से दिमाग लगा के देखते हैं, सोचते हैं। वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जो भी नंबर हैं, वो भी रियल्स हैं, और एक्स के अंदर भी रियल हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका और है, वो क्या है कि आर इज रिलेटेड टू आर। मतलब ये सेट है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस को देखूं तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? रियल नंबर्स का बनेगा, और एक्स का जो सेट बनेगा वो भी रियल नंबर्स का बनेगा। तो अगर इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तरह ना सोच करके हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि रियल नंबर का सेट जो है वो दूसरे रियल नंबर के सेट से वो सेम सेट है, मतलब दोनों तरफ ही रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट खुद से इस तरीके से जुड़ा है, किस तरीके से कि ये जो नंबर्स आएंगे, जो पेयर आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीका रिप्रेजेंट करने का, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको बोले कि सेट ए जो है वो खुद से रिलेटेड है किस तरीके से, तो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ दिमाग में एक पिक्चर सोचना है कि इस तरफ एलिमेंट लिखे हुए किसके? सेट ए के। इस तरफ भी एलिमेंट किसके लिखे हुए? सेट ए के। आपको देखना है कि रिलेशन क्या दे रहा है। अब आप ए को भूल जाइए यहाँ से, अब आपको जोड़ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
तो आपने देखा 1 बोल रहा है इससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। अगर नहीं रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ सर, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 से रिलेटेड है। इफ ध्यान दीजिएगा, इफ 1, 2 इसका एक एलिमेंट हो गया, इस रिलेशन का कोई रिलेशन आपको दिया हुआ जिसमें क्या है कि वो क्या दिखा रही है रिलेशन कि 1 2 से रिलेटेड है, तो आपके पास एक एलिमेंट आएगा 1 2 से रिलेटेड है तो 1 2। इसके अगर ये ऐसा है देन तो ये भी होना चाहिए, देन 2 1 अगर है, अगर 2 1 भी होना चाहिए, मतलब अगर 1 2 है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर है 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम 3 और जोड़ लेते हैं इसको। 1 3 से रिलेटेड है या नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तब क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक है। कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए इसमें कि 1 3 से रिलेटेड नहीं है तब भी क्या सिमेट्रिक रहेगा, नहीं। अगर आपने कोई एलिमेंट इस तरफ के सेट का इससे जोड़ दिया है, कोई रिलेशन आ गया है, तो ये रिलेशन होना चाहिए 1 2 से रिलेटेड है तो जिस एलिमेंट से ये रिलेटेड है वही एलिमेंट से दूसरा ये भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। मतलब वापसी देखना आपको सेट के अंदर अगर एक रिलेशन दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो खूब सारे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ ये बात याद रखनी है, यहाँ पर क्या था कि हर एलिमेंट इंक्लूड करना था आपको रिफ्लेक्सिव में, आपको कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना था। 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट दिए होंगे सबका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, एवरी एलिमेंट होना चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अगर आपका कोई एलिमेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या होगा, ये वाला एलिमेंट जो इससे जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ भी होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 से जुड़ा है तो 2 1 से भी जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आ गया आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा टाइप का रिलेशन जो है वो क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। ठीक है, 1 2 ये आपके पास एलिमेंट आ गए, 2 3 आपके पास एलिमेंट आ गए। अगर इफ ऐसा है देन अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, 1 3 से भी रिलेटेड होगा, मतलब 1 जो है ये वाला एरो भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, 1 2 से रिलेटेड था, 2 3 से रिलेटेड था, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 को 3 से भी, इसको इससे भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कुछ एक रिलेशन बना करके सेट रख लेते हैं यही 1 2 3 का, उसके बाद देखते हैं 1 2 3 1 2 3। कोई भी रिलेशन का नाम लिख लेना, ये ए है, ये है ए R1 एक रिलेशन है, जिसके बाद आपके पास क्या एलिमेंट आ गए हैं, 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 और 1 3 2 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को कि क्या अगर मैं रिफ्लेक्सिव को R से, सिमेट्रिक को S से और इसको T से, ये तीनों में से कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तीसरा ऑप्शन ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। और फोर्थ ऑप्शन ये आपको मेरे को
कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, जो जो आपको ऑप्शन लगे कि तीनों नहीं है या कोई एक है, इस तरीके से आपको मेरे को ये क्वेश्चन लिख करके देना है। और अगर हम लोग कोशिश करें, चलिए एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप पोज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको समझ में आए तो। पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी आपके पास, सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये थी कि आपको रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, 1 2 3 आपके एलिमेंट है, इनका सबका खुद के साथ रिलेशन नहीं, 1 1 है, 3 3 है, 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये तीनों ऑप्शन में से एक होगा, ये तो गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर की बात है, अगर इसका 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये ठीक हो रही है। लेकिन 2 3 से रिलेटेड तो है, मगर 3 2 से रिलेटेड नहीं है, वापसी नहीं हो रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ये तीनों भी ठीक हो गए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कह रहा था, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब 2 1 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, नहीं 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड था, तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है। अगर की बात थी, अगर था। दूसरा को उठा लेते हैं, 2 1 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 से भी रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव बन रहा है, क्योंकि 2 बीच वाला ये ऑप्शन हट जाना चाहिए था। ठीक है, और कोई ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो ये ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोग अभी करेंगे। आपको एक सेट दिया होगा, वहाँ पूछेगा कि ये रिलेशन क्या है, या फिर सेट नहीं दिया होगा तो कोई प्रॉपर्टी दी होगी, प्रॉपर्टी से आपको दिमाग में एक आइडिया लेना है कि इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, तो उन एलिमेंट्स के ऊपर आपको देखना है कि इस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी करता है। अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कोई रिलेशन और ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपको ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करके देखना है, 2 1 रख दिया, अब इसी एलिमेंट से शुरू होने वाला एक एलिमेंट लो, 1 3 रख दिया, अब इसको एलिमिनेट कर दो, क्या ये एलिमेंट भी है, 2 1 है, 1 3 है, 2 3 भी है, तो ये सेटिस्फाई होगा। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, बीच वाला एलिमिनेट करना है, तो ट्रांजिटिव आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट उसमें जो कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि कितनी, हालांकि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन रह गया इसमें इक्विवेलेंस क्लास का, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास को सेपरेटली डील करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान से 1-2 बार आप जब आप इसमें गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो कोई खास ऐसी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चंस देखकर भी आपको ये लगेगा कि नहीं, कोई ऐसी खास इसमें इशू नहीं है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आपके 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट कौन कौन से हैं, 1 2 5 6, और एक सेट दिया हुआ आपको बी 1 2 3 ए बी। ठीक है जी, अब पहले तो आपको निकालना था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब इसमें सारे सारे वो एलिमेंट आएंगे, जैसे अगर लिखूं तो 1 1 1 2 सॉरी 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 5 1 5 2 5 3 और 6 1 6 2 और 6 3। ये अभी तक तो लिखे जा सकते थे क्योंकि थोड़े थे, लेकिन बहुत बी क्रॉस ए को आप इसी तरीके से उल्टे क्रम में लिख सकते हो, जैसे 1 1 1 2 1 5 और 1 6। ठीक है,
अब पहली चीज़ तो यहाँ पर समझने की ये है कि आपको अपनी इमेजिनेशन में सारा का सारा काम करना है। यहाँ पर लिख करके अगर पेपर में या किसी तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो ये तो छोटा सेट था। क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर को चेक करने के लिए आते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि मैं कितना इसको दिमाग में सोच सकता हूँ। तो आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसमें ये एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहेगा। तो आपको ये एहसास होता रहेगा कि अच्छा ये एलिमेंट इसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी, ये एक सेट आ जाएगा आपके पास जो भी हमने सेट लिखा था, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों सेट के अंदर जो जो एलिमेंट कॉमन हैं उनका एक नया सेट बना लो। कॉमन कौन कौन से, 1 2, और इनके ऊपर जो भी है, अब इनके ऊपर जितने रिलेशन बन रहे हैं उन रिलेशन को निकाल लो। जैसे इनके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसका 1 1 आ जाएगा, 1 2 से रिलेटेड है, 1 2, फिर आ जाएगा 2 1 और 2 2। ये आपका जो किसका सेट बनेगा, ये सेट, ये आपका सेट बन जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई सेट आपके पास होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप सोचेंगे तो आपको दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये दोनों कॉमन सेट थे इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ यही वाले सेट इसमें बनेंगे। इसके बेस पे ही क्वेश्चन और है, क्योंकि फिर तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर प्रॉब्लम्स इसी में लेंगे तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस के बारे में बात, जो हमने डिस्कस किया अभी तक का टॉपिक। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। करेक्ट इन द सेंस के आपको सेट दिया हुआ ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी माइनस सी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ अभी के लिए, बी यूनियन सी, और ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपसे पूछा कि आपको कोई भी सेट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको बहुत से क्वेश्चंस में ऐसी ट्रिक मिल जाएगी कि आप बिल्कुल इजी गोइंग आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको देखना क्या है कि आपको इसने कोई सेट नहीं दिया, पर्टिकुलर सेट उसने नहीं दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर उसने डाटा खुद ना दिया हो और कोई कंडीशन भी ना दी हो, उसने कहा कि 3 सेट ले लो। जब तूने कहा कि 3 सेट ले लो तो उसने ये नहीं कहा कि ये वाले सेट लो, आपको कहा कोई भी आप 3 सेट उठा लो मन मर्जी के, और उन पे ये कंडीशन चेक करके देखो कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ऐसे केसेस में, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 सेट उठा लो। मान लीजिए हम लोग 3 सेट उठा लेते हैं। ए उठा लिया हमने 1 2, बी उठा लिया हमने 1, सी उठा लिया हमने 2। हमने 3 सेट उठा लिए जिसमें एक में एलिमेंट है 1 2, एक में 1 है और एक में 2 है। अब हमें क्या करना है कि इन सेट्स को रैंडमली उठा लिया। जब आपने रैंडमली उठाया कोई भी सेट तो आपको ये लगेगा कि या तो ये
3 कंडीशन जो है वो इनवैलिड होंगी, जो इस पर अप्लाई नहीं हो पाएंगी। एक कंडीशन आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। कई बार ऐसा होता है कि दो आपके ऑप्शन उससे मैच कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि आपको सेट की जो चॉइस जो आपने रैंडमली ली थी वैसे ही, तो उसको बदलना पड़ सकता है। ठीक है, ये मैंने अभी एक रैंडम सेट लिया है, देखते हैं इसको क्या निकलता है। देखिए पहली कंडीशन लगाते हैं b माइनस सी में से b और c में जो भी एलिमेंट कॉमन होता है, शायद b माइनस सी अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। b माइनस सी में कौन सा एलिमेंट आएगा, b माइनस सी में आएगा आपके पास 1। और एक रोस b को अगर मैं करूँगा, अब एक रोस b माइनस सी को करूँगा तो उसके पास कौन से एलिमेंट आने चाहिए मेरे पास आना चाहिए 1,1 और 2,1। ये मेरे पास इस पूरे के पूरे सेट में यहाँ तक ये 2 एलिमेंट आने चाहिए। अब बात करता हूँ a माइनस बी की। a माइनस बी में से दोनों में से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो हमारे पास 2 बच गया a माइनस बी में से, और a माइनस सी में से 2 कॉमन है तो मेरे पास बच गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट है, इन दोनों का मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो 2,1 आ गया मेरे पास इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने 2-3 सेट रैंडमली कुछ भी उठा लिया, आप इसके अलावा भी कोई सेट उठा सकते हो, कंडीशन लगाते रहो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला 2,1 आ गया, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इसका। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपने ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका और इसका अलग अलग है, तो इसलिए ये सेट तो पहली कंडीशन तो आपकी गलत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो रही है गलत यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरी की, b माइनस सी फिर से 1 आ गया, और हमारे पास ये तो कितना था, ये आपके पास पहली बार आपने निकाला था 1,2, ये आपके पास एलिमेंट आए थे। अब बात करते हैं इसकी, a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b की बात करूं तो 1 1 और 2 1, ये आपके पास आ गया। a क्रॉस c कितना होगा 1 2 और 2 2, एक सेट ये है आपके पास, एक सेट ये है, इन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें से इसको माइनस किया आपने, तो आपको इसके सारे एलिमेंट तो यूं के यूं रखने हैं, जो इसमें से कॉमन है दोनों में से उसको माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो माइनस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा इसका 1 1 और 2 1, 1 1 और 2 1 आपके पास आंसर आ गया है। ये भी मैच नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका, तो ये ऑप्शन भी आपने क्या किया, गलत हो गया आपका इससे। तो दूसरा भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तीसरी बात करते हैं, बी यूनियन सी में क्या आएगा 1 2, बी यूनियन सी में 1 2 आ गया आपका। ए इंटरसेक्शन दोनों के दोनों ही कॉमन है, तो 1 2 आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया 1 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, इसका रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 1 2, आपके पास सेट आ गया 1 2। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है 1, और यूनियन सी की 2, तो आपके पास ये भी 1 2 आ गया, तो आपकी ये वाली कंडीशन ठीक है। अब जैसे ही आपको हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर रही है, क्योंकि कुछ एक सेट्स की प्रॉपर्टी हैं वो हमें सेट नहीं किया है, तो अभी सेट करेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपने एक रैंडम चॉइस ली, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, आपको सिर्फ आंख और कान खुले रख करके ये चीज़ देखनी है कि मुझे किस क्वेश्चन में मैं अपनी क्या स्मार्टनेस दिखा सकता हूँ, क्या क्रिएटिविटी लगानी है मेरे को। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से, तो यहाँ आपने एक सेट चुनाव कर लिया, आसान सा कोई सेट का चुनाव करो, आप उसको देखो प्रॉपर्टी कैसी। अब आप फोर्स पे जाओ ना जाओ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, वहाँ पर क्वेश्चन की गलतियाँ सही मैटर नहीं करता, आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन करना। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा आंसर ठीक आ रहा है रैंडम चॉइस लेकर के, तो आप ये मान करके चलो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम है देख सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के होंगे, उनको टाइम बचाने के लिए छोटा सा एक सेशन नेक्स्ट रखता हूँ। उसमें क्या करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिख के रखूँगा, ताकि यहाँ पर बोलने में या लिख कर करने में वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत सारा। तो इसलिए क्या है कि एक क्वेश्चंस का
जो है वो सेट शेयर करूँगा आपके साथ। उन क्वेश्चंस को आपको देखना है कि उनमें से कितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, अगर आपको अभी तक के जो कॉन्सेप्ट थे उनसे निकल सकता है नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है। और हाँ, एक छोटी चीज़ थी कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट थे आपके, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट थे आपके, उसमें क्या करना आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो सेट था उसके अंदर आपको सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि आपके पास एक दूसरे सेट के साथ आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बना लोगे। उसके अलावा पहले ऑर्डर्ड पेयर था, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट ना करें। तो थैंक यू। अगर इस उस पर कुछ दिक्कत आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर मैसेज करना। थैंक्स अ लॉट, वेरी